नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में सबका स्वागत है। आज हम भारत के आधुनिक इतिहास यानी लगभग 400 साल के एक ऐतिहासिक महाकाव्य की गहराई में उतरने वाले हैं। अक्सर इतिहास तारीखों और घटनाओं का एक बोरिंग जाल लगता है ना? लेकिन आज उस जाल को सुलझाकर एक ऐसी कहानी देखेंगे जो विजय, सामाजिक जागरण और एक जबरदस्त प्रतिरोध की एक निरंतर कड़ी है। चलिए शुरू करते हैं। खैर, आगे बढ़ने से पहले आज के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। शासक बने व्यापारी, महान विद्रोह, बौद्धिक जागरण, कांग्रेस और विभाजन, क्रांतिकारी भावना और जन आंदोलनों का युग। तो ये पूरी कहानी ब्रिटिश कार्रवाइयों और उन पर भारतीयों की प्रतिक्रियाओं का एक चलता फिरता लूप है। भाग 1, शासक बने व्यापारी, यूरोपीय आगमन। ये कहानी उस समय शुरू होती है जब यूरोपीय शक्तियां केवल व्यापार पर एकाधिकार यानी मोनोपोली हासिल करने के इरादे से भारत आई थीं। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं के इस मंच पर कितनी भीड़ थी। 1498 में वास्को डी गामा के साथ पुर्तगाली सबसे पहले भारत पहुंचे और मजे की बात यह है कि 1961 में भारत छोड़ने वाले सबसे आखिरी भी वही थे। उनके बाद डच, फिर 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद डेन और अंत में फ्रांसीसी आए। इन सब के बीच वर्चस्व की एक लंबी रेस चली, लेकिन आखिरकार व्यापारिक और सैन्य कूटनीति के दम पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही अपना दबदबा कायम किया। अब अंग्रेजों का ये विस्तार कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ये एक बेहद व्यवस्थित और चालाकी से भरी कार्यप्रणाली थी। स्टेप 1, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध से बंगाल पर मजबूत पकड़ बनाई। स्टेप 2, 1764 के बक्सर के युद्ध ने उन्हें राजस्व यानी दीवानी के अधिकार सौंप दिए। स्टेप 3, लॉर्ड वेलेस्ली की 1798 की सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस जिसने रियासतों की संप्रभुता छीन ली। और अंत में स्टेप 4, लॉर्ड डलहौजी की 1848 की व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके जरिए बिना वारिस वाले राज्यों को सीधे हड़प लिया गया। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक साधारण सी व्यापारिक कंपनी ने एक-एक करके पूरे उपमहाद्वीप को ही निगल लिया। भाग 2, महान विद्रोह, द एक्शन ट्रिगर्स अ रिएक्शन। हर दबाव का एक अंजाम तो होता ही है। सालों का गुस्सा, आर्थिक शोषण और रजवाड़ों का छिन्ना, ये सब अंदर ही अंदर उबल रहा था। और फिर अचानक चर्बी वाले एनफील्ड राइफल के कारतूसों ने एक चिंगारी का काम किया। सैनिकों को लगा कि ये सीधे उनकी धार्मिक मान्यताओं पर हमला है और बस इसने एक अभूतपूर्व विद्रोह को ट्रिगर कर दिया। ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था। इसका फैलाव देखिए। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खान, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे और बिहार में कुंवर सिंह ने मोर्चा संभाला। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिए बिना तो ये कहानी ही अधूरी है, जिन्होंने सर ह्यू ग्रोस की सेना के खिलाफ अत्यंत भयंकर और अंतिम लड़ाई लड़ी। भले ही इस विद्रोह को कुचल दिया गया, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें पूरी तरह से हिला दी थी। भाग 3, बौद्धिक जागरण, सुधार और पुनर्जागरण। 1857 का विद्रोह सफल नहीं हो सका, जिसका एक बड़ा कारण था शिक्षित मध्यम वर्ग की भागीदारी का न होना। इस नाकामी ने एक खालीपन पैदा किया, जिसने अंततः एक बहुत बड़े सामाजिक और धार्मिक जागरण को जन्म दिया। जब हथियारों से बात नहीं बनी, तो लगा कि समाज की कमियों को दूर करके भीतर से मजबूत बनना होगा। इस दौर ने भारत में तर्कवाद और एक आधुनिक पहचान को बढ़ावा दिया। उन प्रमुख समाज सुधारकों को देखिए जिन्होंने भारत की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ लड़ते हुए ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने अपनी शिक्षाओं और रामकृष्ण मिशन से दुनिया को वेदांत का ज्ञान दिया। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज बनाकर जातिवाद पर कड़ा प्रहार किया। और एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य, स्वराज शब्द का सबसे पहली बार उपयोग 1875 में आर्य समाज की स्थापना करने वाले दयानंद सरस्वती ने ही किया था। भाग 4, कांग्रेस और विभाजन, राजनीतिक प्रतिक्रिया। अब ये सामाजिक चेतना धीरे धीरे संगठित राजनीतिक आंदोलनों में बदलने लगी और इसी के नतीजे में ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लेकिन अंग्रेजों का नजरिया क्या था? लॉर्ड कर्जन के इस बयान को ही ले लीजिए। 1900 में कर्जन ने कांग्रेस को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा था कि ये अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और वो इसके शांतिपूर्ण अंत में मदद करना चाहते हैं। कांग्रेस और बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करने के इरादे से ही कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। लेकिन ये दांव बहुत बुरी तरह उल्टा पड़ा। इसने राष्ट्रवाद को कुचलने के बजाय पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन की आग भड़का दी।
स्वदेशी आंदोलन के दौरान इस बात पर जबरदस्त बहस छिड़ गई कि विरोध का तरीका आखिर होना क्या चाहिए, और ये बहस इतनी बढ़ी कि 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में बंट गई, नरम दल और गरम दल। दादा भाई नौरोजी और गोखले जैसे नरमपंथी याचिका, प्रस्ताव और संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते थे। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश जुड़ाव में भारत का ही हित है। वहीं दूसरी तरफ लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे चरमपंथियों का ब्रिटिश राज में रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। वे आक्रामक विरोध, पैसिव रेजिस्टेंस और पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। भाग 5 क्रांतिकारी भावना, सशस्त्र प्रतिरोध। जब ये साफ महसूस होने लगा कि नरम दल की याचिकाएं और प्रार्थनाएं काम नहीं कर रही हैं, बाल गंगाधर तिलक ने तो इसे भीख मांगने वाली संस्था तक कह दिया था, तो स्वतंत्रता आंदोलन में एक नया रास्ता खुल गया। ये था उन युवाओं का सशस्त्र प्रतिरोध जिन्हें लगता था कि ब्रिटिश सत्ता केवल ताकत की भाषा समझती है। ये क्रांतिकारी गतिविधियां कोई छिटपुट घटनाएं नहीं थीं। 1908 में बंगाल में अरबिंदो घोष से जुड़ा अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ। ये दायरा विदेश तक फैला। 1913 में अमेरिका में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी बनाई गई। 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान के नेतृत्व में ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया गया। और 1930 में सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर एक बहुत ही दुस्साहसिक छापा मारा गया। इसी क्रांतिकारी युग में एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पूरे देश के युवाओं की सोच बदल दी, भगत सिंह। 1929 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बैनर तले भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। ये बम किसी की जान लेने के लिए बिल्कुल नहीं था। इसका मकसद विवादित पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ एक वैचारिक विरोध दर्ज कराना था, ताकि बहरों को सुनाया जा सके। हम भगत सिंह के इन शब्दों पर जरा गौर करते हैं। आलोचना और स्वतंत्र सोच एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। ये साबित करता है कि उनका लक्ष्य सिर्फ हिंसा नहीं था, बल्कि एक गहरा वैचारिक और बौद्धिक विरोध था। इसी क्रांतिकारी युग ने स्वतंत्रता संग्राम को सबसे प्रतिष्ठित और जोश से भर देने वाला नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। एक ऐसा नारा जो हर जुबान पर छा गया। भाग 6 जन आंदोलनों का युग, गांधी जी का प्रवेश। साल 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं और उनके आने से इस पूरे संग्राम का चेहरा ही बदल गया। उन्होंने प्रतिरोध की एक बिल्कुल नई कार्यप्रणाली पेश की। उनका सबसे बड़ा हथियार था सत्याग्रह। इसका असली अर्थ समझना बहुत जरूरी है। ये कोई साधारण रणनीति नहीं थी, बल्कि अहिंसा और सत्य की शक्ति पर आधारित एक राजनीतिक दाव था। जहां नरम दल की याचिकाएं आम जनता से दूर थीं और क्रांतिकारियों के बमों का रास्ता हर किसी के लिए संभव नहीं था, वहीं सत्याग्रह ने एक ऐसा पुल बनाया जिस पर चलकर कोई भी किसान, मजदूर या आम नागरिक आज़ादी की लड़ाई का सिपाही बन सकता था। इसमें सच्चाई पर डटे रहना, उपवास करना और आखिरी विकल्प के रूप में हड़ताल करना शामिल था। गांधी जी ने अपनी इस तकनीक का बहुत तेजी से और सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 1917 में चंपारण में नील किसानों का शोषण रोकने के लिए पहला सफल सत्याग्रह हुआ। फिर 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए भूख हड़ताल की और उसी साल खेड़ा में किसानों के लिए आंदोलन किया। 1919 के रॉलेट सत्याग्रह तक आते आते उन्होंने भारत की जमीनी और किसानी समस्याओं को सीधे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जोड़ दिया था। गांधी जी का नजरिया सिर्फ अंग्रेजों को बाहर निकालने तक सीमित नहीं था। उनका दृढ़ विश्वास था कि गलत साधन हमें कभी सही लक्ष्य तक नहीं ले जा सकते। उन्होंने विकेंद्रीकरण और कुटीर उद्योगों पर जोर दिया। उनका मानना था कि समाज में गरीबी का बना रहना ही हिंसा का सबसे क्रूर रूप है। उनका अंतिम उद्देश्य सिर्फ एक राजनीतिक आज़ादी नहीं था, बल्कि एक राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना करना था, जिसे वो रामराज्य कहते थे। उन्होंने राजनीति को पूरी तरह से समाज कल्याण का माध्यम बना दिया। तो इस 400 साल के लंबे सफर को समझने के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। एक औपनिवेशिक शक्ति की निरंतर कार्यवाहियों ने भारत में एक बहुआयामी प्रतिक्रिया को जन्म दिया, चाहे वो सामाजिक सुधार हो, बंदूकों की गूंज हो या फिर लाखों लोगों का शांतिपूर्ण सत्याग्रह। क्या भारत की आज़ादी चरखे से आई, बम से आई, या इन सभी के एक सम्मिलित प्रभाव से? इतिहास कभी सीधा और सरल नहीं होता, बल्कि ये इन्हीं सब घटनाओं का एक जटिल बुना हुआ ताना बाना है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।